हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असेट कंपाउंडर्स। आज का आपका फिर से स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी ग्रुप कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें प्रोबेबिलिटीज होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके स्टॉक्स कौन कौन से हैं और क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या काम करता है, इसका बिहेवियर के बारे में जानेंगे। जो एफएमसीजी जो सेक्टर है, द एफएमसीजी इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर परफॉर्मेंस ऑफ द एफएमसीजी, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो कंज्यूमर जो गुड्स हैंगे उसके अंदर के स्टॉक्स इसमें लिए जाते हैं। which are non-durable, fast moving consumer goods which are non-durable, means consumption products and available of the shelf. The Nifty FMCG index comprised of 15 stocks from FMCG sector listed on the National Stock Exchange, यानी कि जो इस सेक्टर में जो लिस्टेड होते हैं वो है 15 स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं इसके अंदर एफएमसीजी ग्रुप के अंदर। एफएमसीजी ग्रुप, द निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इज कंडक्टेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, वेयर इन द लेवल ऑफ द इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द टोटल फ्री फ्लोट market value of all the stocks in the index relative to particular base market capitalization value. Nifty FMCG index can be used for a variety of purpose such as benchmarking of fund portfolio, launching of index ETFs and structured products. एक्चुअली जो इंडेक्स है वो स्पॉट मार्केट में ही रहता है, इसमें एफ&ओ में ट्रेडिंग नहीं होती है इसके अंदर और ना ही इसमें अवेलेबल होता है। बट जो इसके स्टॉक्स हैं उस सेक्टर्स में काम करते हैं जो कि एफएमसीजी जो डेली की जो चीजें हम यूज करते हैं उस चीज के अंदर। अगर आपने अगर देखा होगा कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में एफएमसीजी का मेन रोल रहता है, वही इस सेक्टर के अंदर लार्ज कैपिटल में स्टॉक्स आते हैं इसके अंदर। अगर हम स्टॉक्स की बात करें कि ये कैसे कैसे काम करता है, तो पहले है इसमें जो है पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट है इसके अंदर। जो टोटल जो स्टॉक्स हैं इसमें वो 15 है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 15 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। जो इसकी जो लॉन्च डेट थी इसकी ये थी सितंबर 22, 1999, जबकि जो इसकी बेस डेट जो मानी जाती है वो है जनवरी 8, 1996। और कहां से स्टार्ट हुआ था, क्या वैल्यू थी इसकी, जो इसकी जो बेस वैल्यू है वो है 1000 और जो इसकी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो है रियल टाइम बेसिस पे। इंडेक्स को रिबैलेंसिंग कब किया था, सेमी 6 महीने में और ईयर के अंदर सेमी एनुअली बेसिस पे इसका रिबैलेंसिंग किया जाता है। अगर अभी तक की अगर इसकी कहानी देखी जाए इंडेक्स की कि इंडेक्स ने अभी तक रिटर्न क्या दिया है क्वार्टर के अंदर या ईयर में या 5 साल में या अभी तक की इसकी ओवरऑल कहानी है एफएमसीजी ग्रुप की, तो इसकी जो रिटर्न है प्राइस रिटर्न इसकी है क्वार्टर के हिसाब से है 12.01% के आसपास, और जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है एक तरह से। अगर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 18.29% के आसपास है, और एक साल के आसपास जो इसका है 35.47 के आसपास, और 5 साल का जो रिटर्न है इसका 13.42 के आसपास है। और अभी तक की इसकी ओवरऑल कहानी अगर देखी जाए तो इसका जो रिटर्न है 15.44 के आसपास इसका अभी तक रिटर्न है। और जो टोटल रिटर्न की बात की जाए तो 12.04%, 20.50% के आसपास है इसका ईयर टू डेट, और एक साल का है आपका 38.54% के आसपास, और 5 साल का है 15%। और अभी तक जो इसने रिटर्न दिया है 17.35% की दिया है।
यानी कहने का मतलब है ये जो 1000 से जो स्टार्ट हुआ इसकी अभी अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास है, और ये जो इसने जो रिटर्न दिया है ये अभी तक रिटर्न दिया है 17.35% के आसपास तक की इसने तक रिटर्न दे दिया है। अगर एसेट्स की बात करें तो एक साल का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.2 का 12 का, और 5 साल का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 17.51 का, यानी कि इसका जो अभी तक जो है जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 22.34 के आसपास का स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका भी। और इसकी बीटा की बात की जाए निफ्टी से कोरिलेशन के साथ, निफ्टी का जो बीटा रहता है इसके साथ वो है 0.46 के आसपास, और 5 साल का जो है इसका वो है 0.67% के आसपास, और अभी तक जो इसका जो बीटा रहा है वो है 0.69 के। और निफ्टी से जो इसका कोरिलेशन है, निफ्टी से कोरिलेशन अगर निफ्टी अगर ग्रो करती है तो ये भी ग्रो करता है, इसका जो ग्रो है वो है 0.53% के आसपास एक साल का, और 5 साल का 0.70 के आसपास, और जो अभी तक जो इसकी कहानी है तो वो है आपका 0.73% के आसपास। अगर फंडामेंटली अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें क्या क्या फैक्टर यूज होते हैं और कौन कौन सी चीज यूज होता है, प्रॉफिट अर्निंग पी रेशियो क्या होता है इसका, उसके बारे में देखते हैं। जो इसका जो अभी तक का पी है वो है इसका भी आपका 44.07%, इसका जो पी है वो है 44.07, और प्रॉफिट और बुक वैल्यू अगर देखी जाए इसकी तो वो है आपकी 10.13, इसकी प्रॉफिट और बुक वैल्यू है, पीबी रेशियो इसका 10.13। जो डिविडेंड देखा जाए इसका भी तो इसका डिविडेंड यील्ड है 1.95% के आसपास। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स क्या क्या वेटेज रखते हैं इसके अंदर, जो कुछ जो ज्यादा जो वेटेज रखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वेटेज। इसमें है पहला है अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो वेटेज है 28.94% के आसपास है इसका वेटेज। और जो सेकंड इसकी आती है इसमें एफएमसीजी सेक्टर में वो है आपकी आईटीसी लिमिटेड, इसका जो वेटेज है 24.78% के आसपास है। अगर ये देखा जाए तो दोनों का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50% से ऊपर का वेटेज है इसमें भी। थर्ड जो इसकी आती है नेक्स्ट जो आती है वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया का प्रोडक्ट आपने सुना होगा, जैसे मैगी वैगी होगी आपकी पास, तो जो इसका जो वेटेज है मार्केट में वो है 8.32% के आसपास इस सेक्टर के अंदर, एफएमसीजी सेक्टर में। इसके बाद जो सिंबल आता है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जो इसका जो वेटेज है इसके अंदर इंडेक्स में वो है 6.11% के आसपास। नेक्स्ट आता है अपना ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी काफी बड़ी कंपनी है, बट जो इंडेक्स में जो इसका वेटेज है वो है 5.85% के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि इसका जो वेटेज है इसमें वो है 4.89% के आसपास। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है अपना डाबर इंडिया लिमिटेड, जिसका वेटेज है 4.51%। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड का जो वेटेज है 3.55% के आसपास है। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिसको मैक्डोवेल बोलते हैं, इसका जो वेटेज है 3.19% के आसपास है। और इसके बाद आता है कोलगेट पामोलिव लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, इसका जो वेटेज है अभी 2.79% के आसपास है। ये कुछ जो कंपनियां हैं वो इसके अंदर अभी लिस्टेड है करंट के अंदर अभी। इसके बाद अगर हम इसका सिनेरियो देखते हैं तो इसमें जो आता है इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है काम करने का, कैसे चलते हैं कंपनी इसमें, वो देखेंगे अभी। और जो इसको रिबैलेंसिंग किया जाता है, जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इस इंडेक्स में आने के लिए, तो इसमें पहले देखा जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जो भी स्टॉक जो इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं उनको देखा जाता है। पहले देखा जाता है कि फर्स्ट में कंपनी should form part of Nifty 500 at the time of review. In case the number of eligible stocks representing a particular sector within Nifty 500 falls below 10, then deficient number of stocks shall be selected from the universe of stocks ranked within top 800 based on both average daily turnover and average daily
full market capitalization based on previous 6-month period data used for index rebalancing of Nifty 500। जो इसमें जो सेकंड जो आता है वो है इसमें कंपनी शुड पार्ट फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर, यानी कि कंपनी वो एफएमसीजी सेक्टर की होनी चाहिए। और जो इसका थर्ड आता है इसमें वो है अपना द कंपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट 90%, यानी कि कंपनी का जो टर्नओवर लास्ट 6 मंथ में जो ट्रेडिंग का है फ्रीक्वेंसी 90% के आसपास होनी चाहिए 6 महीने में। इसमें फोर्थ जो आता है इसमें क्राइटेरिया वो है आपका द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 6 मंथ्स इन स्टॉक एक्सचेंज। 6 months a company which comes out with an IPO will be eligible for inclusion in the index। इंडेक्स में आने के लिए इसको कम से कम 6 महीने का लिस्टेड होना जरूरी होता है। It is fulfill the normal eligibility criteria for the index for a 3 month period instead of a 6 month period। पांचवा फैक्टर आता है इसमें आपका क्राइटेरिया फाइनल सिलेक्शन ऑफ 15 कंपनी शैल बी डन बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनीज। और छठा इसमें जो क्राइटेरिया आता है वो है वेटेज ऑफ ईच स्टॉक। छठा इसमें आता है वेटेज ऑफ ईच स्टॉक्स in the index is calculated based on free float market capitalization such that no single stock shall be more than 33%। अभी आपने देखा होगा 28% के आसपास का हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 33% से ज्यादा का वेटेज इस इंडेक्स में नहीं होना चाहिए। एंड वेटेज ऑफ टॉप 3 स्टॉक्स cumulative shall not be more than 62%। अगर हम देखते हैं इसके अंदर लास्ट जो वेटेज है अभी एफएमसीजी ग्रुप के अंदर इसमें 28% के आसपास आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है और दूसरा है आपका आईटीसी जिसका कि वेटेज आपका 24% के आसपास है। यानी कि टोटल जो स्टॉक्स है अगर 3 स्टॉक्स को मिला के 62% के आसपास की इसकी वेटेज नहीं होनी चाहिए फॉर दैट एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग। अब इसको रीबैलेंसिंग कब कब और कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। इसका जो रीबैलेंसिंग जो किया जाता है वो है आपका टाइम ऑफ सेमी एंड एनुअली बेसिस पे। सेमी एंड एनुअली बेसिस यानी कि 6 महीने में और 1 साल में इसका रीबैलेंसिंग किया जाता है। और जो इसका कट ऑफ डेट है, जो डेट जिस तारीख को ये रीबैलेंसिंग किया जाता है उस तारीख का जो डेट है वो है 31 जनवरी एंड जुलाई 31 ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर साल ये 31 जुलाई और 31 जनवरी को रीबैलेंसिंग के लिए किया जाता है। फॉर दैट इज फॉर सेमी एंड एनुअली रिव्यू ऑफ इंडाइसेस एवरेज डेटा ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग द कट ऑफ डेट इज कंसीडर्ड। 6 महीने में इसको कंसीडर किया जाता है। एंड द 4 वीक्स प्रायर नोटिस, यानी कि इसके 4 महीने पहले 4 हफ्ते पहले ही इसको नोटिस दे दिया जाता है कि ये वाले स्टॉक्स इसमें इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड होंगे। is given to market from the date of change। ये एफएमसीजी सेक्टर का में क्राइटेरिया होता है सेक्टर के अंदर आने का जाएगा, बट ये एफ&ओ में ट्रेड नहीं होता है। एफ&ओ में ट्रेड के लिए इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि ये जो स्टॉक जो लिस्टेड है वो एफ&ओ में ही होने जरूरी होते हैं, नहीं ये क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं रहता है। जबकि अदर सेक्टर में अगर देखा जाए निफ्टी के अंदर एफ&ओ में लिस्टेड होना जरूरी होता है। अगर ये दूसरा भी अगर देखा जाए कि अगर आपको एफ&ओ में लिस्टिंग होनी जरूरी है बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो बट इसके अंदर ये क्राइटेरिया नहीं है कि एफ&ओ सेक्टर में ही जरूरी होना चाहिए। हर किसी सेक्टर की एक अलग अलग खासियत होती है और हर सेक्टर एक अलग अलग अपना रोल प्ले करता है इंडेक्स के अंदर एंड इकोनॉमी के अंदर। थैंक यू।